बांकीपुर विधानसभा सीट पर जिस उलटफेर की चर्चा पिछले एक महीने से हो रही थी, वो उलटफेर आखिर में सच में होता हुआ दिख रहा है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अभी तक की मतगणना के हिसाब से जीतते हुए दिख रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा खाली की गई सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा दूसरे स्थान पर हैं। अराजक की रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर दिख रही हैं। तो ये उलटफेर आखिर कैसे हुआ? प्रशांत किशोर ने 2025 की अपनी किन गलतियों से सबक लिया और अब वो कैसे बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को हराते हुए दिख रहे हैं, इस पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ केशव जी हैं। केशव जी, पीके की इस चमत्कारिक जीत के पीछे आपको क्या वजह नजर आ रही? एक उपचुनाव के नतीजे को इस तरह चमत्कार के तौर पर भी देखना मेरे ख्याल से समीचीन नहीं रहेगा। देखिए, बाईपोल के डायनामिक्स अलग होते हैं और सबसे बड़ा जो यहाँ पर क्रेडिट है वो खुद पीके को जाता है। जिस तरह की राजनीति पीके ने की, शुरुआत में यह असंभव लग रहा था। इससे पहले भी हमने बातचीत की, इसी न्यूज़ रूम में हम बात करते रहे और व्यक्तिगत रूप से मेरा भी मानना रहा है कि बीजेपी को बांकीपुर से हराना बहुत ही टेढ़ी खीर है। और इससे पहले की जो विमर्श हुए उसमें मैंने ओपनली कहा भी कि बीजेपी वहाँ से आगे रहेगी। लेकिन जैसे ही आज मतगणना शुरू हुआ, बीजेपी तो तीसरे नंबर पे थी शुरुआत में जी। प्रशांत किशोर नंबर 1 पे थे, नंबर 2 पर कुछ देर तक रेखा कुमारी थी, फिर नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पे आया और रेखा कुमारी या रेखा गुप्ता जो भी थे वो तीसरे नंबर पर चली गई। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। प्रशांत किशोर की जीत से बड़ी यह बीजेपी की हार होगी। अच्छा, आपने कहा कि बीजेपी प्रशांत किशोर ने ये कैसे किया। प्रशांत किशोर की एक सधी हुई राजनीति थी। अब हम उसको इस नतीजे को ऐसे नहीं देख सकते हैं कि बांकीपुर जो बीजेपी का गढ़ रहा है, अभेद्य किला रहा है, वो अब बीजेपी का अभेद्य किला नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जब अपनी गोटियां चलनी शुरू की तो उन्होंने बहुत ही साफगोई के साथ मतदाताओं से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि इस चुनाव नतीजे का सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर जो शिक्षित मतदाता है जो बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, वो जनसुराज को अगर वोट देते हैं तो जनसुराज यहाँ के जो मुद्दे हैं उसको उठाएगी। बाकी मुद्दे उठाने के लिए तो बीजेपी है ही, वो उठाती नहीं है। बीजेपी की सरकार पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो विपक्ष की सेहत है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बांकीपुर के परिणाम से। तो एक तो उनकी वो रणनीति थी, दूसरी बिहार जैसे प्रदेश बहुत दिनों से एक तीसरे विकल्प के लिए लालायित रहे हैं। यहाँ तो या तो भाजपा होता है या गैर भाजपा होता है, या राजद होता है या गैर राजद होता है, एक तीसरा विकल्प रहा ही नहीं था। प्रशांत किशोर पिछले 4 सालों से उस विकल्प की कमी को महसूस कर मैदान में हैं। 2022 में इन्होंने अपनी पार्टी बना ली और लगातार देखिए प्रशांत किशोर ने अपनी अपीलिंग लाइन क्या रखी है, किस लाइन पर वोटर्स से वो मुखातिब होते हैं। वो जातिगत, हालांकि देखिए बिहार का कोई भी चुनाव हो, वहाँ पर बिना जातियों को साधे चुनाव परिणाम को साधना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार 2022 से लेकर 2025 तक जिस इलेक्टोरल लाइन की बात वो करते हैं उसमें जाति उनके विमर्श में नहीं होता है। नेपथ्य में भले जातियां हों, उम्मीदवारों के चयन, अगर 2025 के लोकसभा चुनाव को देखें क्षेत्रवार, तो वहाँ पर उम्मीदवारों के चयन में जातियों की भूमिका रही। लेकिन ओपनली पब्लिक फोरम पर वो जातियों के वर्चस्व को नकारते हुए नजर आते हैं। इस चुनाव में भी उन्होंने जातियों का तिलिस्म तोड़ा है। जो तथाकथित सवर्ण वोट है, जिसकी संख्या प्रतिशत में करीब 36 के आसपास होगी, 14% से कुछ ज़्यादा कायस्थ मतदाता हैं, 8% ब्राह्मण हैं, करीब 8% भूमिहार भी हैं और 7% के करीब ठाकुर मतदाता, राजपूत बताए जाते हैं। इनको जब आप मिलाएंगे तो 36% का आंकड़ा बनता है। वो 36 का आंकड़ा हमेशा बीजेपी के फेवर में रहा बांकीपुर में। इस बार मतदान के बाद जो लोग बाहर निकल रहे थे, उनसे जो मीडिया कर्मी बात कर रहे थे, उन बातों को समझे तो कायस्थ मतदाता लार्जली बीजेपी के साथ बने रहे हैं। भूमिहार और ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी इन्होंने जरूर की है। प्रशांत किशोर का खुद का भी दावा है कि इनके आधे से ज्यादा वोट उनको मिल रहे हैं। तो एक वहां सेंधमारी हुई। दूसरी जो बड़ी वजह है प्रशांत किशोर के जीत की, वो है राष्ट्रीय जनता दल का MY समीकरण का दरकना। जिस MY समीकरण के बल पर राष्ट्रीय जनता दल करीब
3 कार्यकालों तक बिहार की सत्ता में रहा, उसके बाद भी उसकी सत्ता में आने जाने की कवायद या बतौर प्रमुख विपक्षी पार्टी बिहार में अगर राष्ट्रीय जनता दल स्थापित है, तो उसका एक बड़ा कारण MY समीकरण भी है। उस MY समीकरण में M की जो तादाद है वहाँ पर बांकीपुर में करीब 12% है और Y की तादाद भी लगभग इतनी ही है। उस MY समीकरण में M फैक्टर निकल गया। अल्पसंख्यकों का रुझान इस पूरे चुनाव में प्रशांत किशोर की तरफ देखा गया। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखेंगे वैभव, तो अल्पसंख्यकों के वोटिंग पैटर्न में एक शिफ्ट देखा गया है। अब वो जो उनके तथाकथित अल्पसंख्यक वोट के लंबरदार होते हैं, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, अब सिर्फ उन्हीं विकल्पों की तरफ वो नहीं देखते हैं। आज एक आम मुस्लिम मतदाता यह देखता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी को हराने में कौन सबसे ज़्यादा सक्षम दिख रहा है, और जो विकल्प बीजेपी को हराने में सबसे ज़्यादा करीब दिखता है, देश का आम मुस्लिम मतदाता उसी विकल्प के साथ जाता है। तो जो 12% मुस्लिम वोट बैंक में से अधिकांश टूटे हैं, महिलाओं का और युवाओं का रुझान हुआ है प्रशांत किशोर की तरफ। साथ ही साथ बीजेपी के जो कोर वोट बैंक हैं, खासकर सवर्ण मतदाता, उनका भी रुझान प्रशांत किशोर की तरफ से हुआ, प्रशांत किशोर की तरफ हुआ है। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं मतदाताओं के। ये गणित जो है सिर्फ मतदाताओं के, अगले हिस्से में हम मुद्दों की भी बात करेंगे। तो ये सारे गणित अगर आप देखेंगे, ये मिलाकर प्रशांत किशोर की जीत की पटकथा लिख रहे हैं। जब हम और आप बात कर रहे हैं, 20 राउंड से ज़्यादा की काउंटिंग हो गई है, करीब 21 राउंड की काउंटिंग हो गई है और प्रशांत किशोर की लीड बढ़कर 12,000 के ऊपर चली गई है। तो जीत लगभग अब तय ही है, तय ही कह सकते हैं, लेकिन 9-10 राउंड की काउंटिंग और बाकी है वहाँ पर। लेकिन इतने बड़े अंतर को पाटना 9 राउंड्स में मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा। ये तभी संभव होगा कि बाकी के जो EVM खुलते हैं उसमें 75% से ज़्यादा वोट सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार को आए, तभी ये आंकड़े ज़्यादा बदल सकते हैं। लेकिन जैसे कि चुनाव का उसूल होता है, जब तक फैसले नहीं आ जाते हैं हम इसे रुझान ही समझेंगे, लेकिन फैसला प्रशांत किशोर और जनसुराज के पक्ष में आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल केशव जी, लेकिन जो चमत्कार की बात हम शुरू में कर रहे थे, ये चमत्कार ही तो है कि सवर्ण मतदाता और मुस्लिम मतदाताओं की उम्मीदवार की पसंद एक ही हो गई। ये तो पहले दशकों पहले कांग्रेस के साथ होता था, उनका एक अपना ऐसा वोट बैंक होता था कि उनके साथ सवर्ण भी जाते थे, उनके साथ मुस्लिम मतदाता भी रहते थे। पीके ने वो करके दिखा दिया। नहीं, यहाँ पर जो आप सिमिलीज खींच रहे हैं ना, वो है नहीं। यहाँ पर लोगों ने जनसुराज को वोट नहीं दिया है। हम ये नहीं कह सकते कि ये मतदाता वर्ग अब जनसुराज के साथ हो गया है। वहाँ की लड़ाई इस वक्त जो लोगों ने, वहाँ के मतदाताओं ने देखा, वो देखा है प्रशांत किशोर बनाम नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा उसमें कमजोर विकल्प दिखे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर्स हैं, जो ब्राह्मण मतदाता हैं, वो गए हैं इनके साथ। जो युवा मतदाता हैं वो गए हैं प्रशांत किशोर के साथ, क्योंकि एक कैंडिडेट के इमेज की अगर बात करें तो उसमें प्रशांत किशोर के सामने ये पासंग भी नहीं थे नीरज सिन्हा। बीजेपी को अपने कैंडिडेट भी वहाँ बदलने पड़े और किस मजबूरी में पता नहीं ऐसे कैंडिडेट को ये लेकर के आए थे। और बीजेपी का एक अति आत्मविश्वास भी था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गढ़ है ये, और उनका भी एक अति आत्मविश्वास था, पूरी पार्टी का अति आत्मविश्वास था। और उसी अति आत्मविश्वास में ये कह रहे थे कि बांकीपुर से किसी कुत्ते और बिल्ली के गले में भी कमल का निशान बांध दिया जाए तो वही वहाँ से जीतेगा। तो अति आत्मविश्वास हमेशा घातक होता है। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा। लेकिन वैभव, जो बात आप कर रहे हैं कि किसी समय में हाँ कांग्रेस के साथ ऐसा होता था कि अल्पसंख्यक भी होते थे, दलित भी होते थे और सवर्ण भी होते थे, क्योंकि उस समय में एकमात्र वायबल ऑप्शन जो था वो कांग्रेस ही था। आज के समय में ऐसी स्थिति नहीं है। अगर यह पैटर्न जारी रहता है तब हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, जो ब्राह्मण वोट बैंक है या जो बनिया वोट बैंक है, वह शिफ्ट हो गया प्रशांत किशोर की तरफ। इस बार ये नहीं हुआ है। इस बार सिर्फ एक कैंडिडेट प्रशांत किशोर की जीत है। ये जनसुराज की जीत के तौर पे मैं इसे नहीं देख रहा हूँ।
बिल्कुल। पीके की टीम में जो बदलाव हुए हैं उस पर भी बात करना चाहूँगा केशव जी। 2025 में भी पीके 238 सीटों पर चुनाव लड़े थे, उनकी पार्टी लड़ी थी, खुद नहीं लड़े थे। तब तो अधिकतर सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। इस बार उन्होंने अपनी टीम में ऐसे क्या बदलाव किए? जैसे मैं कुछ लोगों को पढ़ रहा था, उनका कहना था कि इस बार उनके इर्द गिर्द प्रोफेशनल लोग नहीं दिखाई पड़ रहे थे जो ऊंची सैलरी पर काम करते थे। नेता दिखाई दिए, जमीनी स्तर के लड़के दिखाई दिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोग दिखाई दिए, अनूप मैथिल, आदित्य मोहन, इन लोगों ने जमीन पर काम किया। तो आपके हिसाब से ऐसे क्या बदलाव किया पीके ने कि इस बार नतीजे इतने बदलते हुए दिख रहे हैं? ये बात आप सही कह रहे हैं कि इस बार डेटा एनालिस्ट से ज़्यादा उन्होंने ग्राउंड वर्कर्स पर भरोसा किया है, ये सच है। लेकिन देखिए, जहाँ तक अनूप मैथिल की बात है, और ऐसे तमाम लोग इससे पहले भी दीघा में सक्रिय थे, 2025 में जब चुनाव हुआ है तब बांकीपुर में सक्रिय थे, बिहार के अलग अलग हिस्सों में, खासकर जो शहरी हिस्से हैं वहाँ पर ये लोग थे। वहाँ पर तो नतीजे नहीं बदले। तो ऐसा नहीं है कि इनके आने से वो मिराकल हुआ है। मिराकल सिर्फ और सिर्फ उस लड़ाई का है जिसमें एक तरफ प्रशांत किशोर का चेहरा लगा हुआ है, दूसरे तरफ नीरज सिन्हा का चेहरा लगा हुआ है। इस परसेप्शन की लड़ाई थी वहाँ पर। एक कैंडिडेट के रूप में प्रशांत किशोर वहाँ पर बढ़त हासिल करते हैं, एक पार्टी के रूप में फिर भी अभी मैं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को 10 में से 5 अंक भी नहीं दे सकता जब तक कि यह कुछ चुनाव दर चुनाव जारी नहीं रहता है। लेकिन केशव जी, 6-7 हजार वोट मिले थे 2025 में बांकीपुर में जन स्वराज को। 7,000 के आसपास वोट मिले थे जी। इस बार के चुनाव में हर बूथ पर लड़ाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार के चुनाव में देखिए वैभव, क्या क्या बात हुई है। हमने कहा था कि कुछ मुद्दों की बात भी करेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे थे पिछली बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में। हालांकि बांकीपुर देश के सबसे कम मतदान वाला कंस्टिट्यूएंसी के तौर पर अपनी ख्याति बनाए हुए है। इस उपचुनाव में भी वहां पर करीब 34% के आसपास ही मतदान होता है। लेकिन पिछले आम चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में 22,000 वोट कम पड़ते हैं। मतदान का प्रतिशत और गिर जाता है और तकरीबन 22,000 वोट कम पड़ते हैं। ये 22,000 वोट कम किसके थे? अब जो परिणामों की बात हो रही है, अब जब मतों की गिनती हो रही है, तब ये समझ में आता है कि शायद ये जो 22,000 कम वोट थे वो बीजेपी के खाते के वोट थे। क्योंकि मैंने देखा कई सारे ग्रुप्स, खासकर आरएसएस समर्थित वैसे लोग या वैसा ग्रुप जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए न केवल वोट करता है बल्कि दूसरों को भी वोट करने के लिए प्रेरित करता है, इस बार काफ़ी नाराज दिख रहे थे। बीजेपी का जो हालिया प्रदर्शन रहा है, जो जन साधारण से जुड़े हुए मुद्दे रहे हैं, खासकर चुनाव के एन मौके पर बीजेपी कई सारे मुद्दों से संघर्ष कर रही थी, जिसमें से नीट का एक मुद्दा था। सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए बांकीपुर में जो बना, आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ की जो स्थिति है, स्थानीय स्थिति, एमएलए का चुनाव है, उसको बड़ा मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन बड़ा मुद्दा वहाँ पर बन रहा था नीट। बड़ा मुद्दा वहाँ पर बन रहा था, इससे भी बड़ा मुद्दा बन रहा था राम मंदिर चढ़ावा चोरी। इथेनॉल का मुद्दा भी वहाँ पर बना। तो बीजेपी को लेकर के एक नाराजगी देखी गई। जो आरएसएस के कैडर्स हैं, उन्होंने शुरुआत में तो खुलेआम कही। मैं आपको बताता हूँ, एजी कॉलोनी का एक पार्क है पटना के इलाके का, वहाँ पर मैंने देखा कुछ बुजुर्ग बैठ के बात कर रहे थे। हालांकि वो इनके इलाके में नहीं आता है, दीघा इलाके में आता है वो, लेकिन वहां पर भी बात कर रहे थे कि प्रशांत किशोर को दिया जाए, इस बार बीजेपी को सबक सिखाया जाए, क्योंकि ये अब जन सरोकार की बात नहीं करती है। तो पहले तो शुरुआत में ये लोग बीजेपी को हराने की बात कर रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। बाद में ये लोग वोटिंग के लिए आए ही नहीं। बीजेपी के खिलाफ तो उन्होंने वोटिंग नहीं की, लेकिन मतदान के लिए मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे। उसका सीधा लाभ मिल रहा है यहाँ पर प्रशांत किशोर को। नाराजगी थी मुद्दों को लेकर के। उसके बाद जो स्थानीय निकाय हैं, वहाँ पर भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है। बांकीपुर में अभी वहाँ पर दिखाया गया था कि सभी बड़े नेता अपने बूथ पर भी पार्टी को नहीं जिता पाए। बिल्कुल नहीं जिता पाए हैं। नितिन नवीन का जो खुद का बूथ है, वहाँ से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद के बूथ से चल रहा है। खुद जो ये उम्मीदवार है नीरज सिन्हा, उनके बूथ से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। पूरे 20 राउंड में वैभव, पूरे 20 राउंड में कोई एक ऐसा सिंगल राउंड भी नहीं है जिसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लीड कर रहे हों। एक राउंड, मेरे ख्याल से छठा राउंड था, वहां पर कुछ देर के लिए, मिनट भर के लिए
10-20 वोटों से आगे हुए थे सिर्फ एक बूथ पर। उसके बाद फिर से ये पीछे ही चल रहे हैं लगातार। तो नाराजगी तो है, ये एक एंटी इनकम्बेंसी भी कह सकते हैं आपको। दूसरा, नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के राज्य नेतृत्व को लेकर जितना है उससे ज्यादा नाराजगी बांकीपुर के चुनाव में केंद्र की सरकार की योजनाओं को लेकर देखी गई। लोग बार बार इथेनॉल को विमर्श के दायरे में ला रहे थे, लोग बार बार नीट को विमर्श के दायरे में ला रहे थे, और खासकर राम मंदिर वाला जो मामला है वो इतना ज्यादा हो गया जिसका जवाब बीजेपी को देते हुए नहीं बन रहा था। और विकास की जहां तक बात है तो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास है उससे तो लोगों की सहमति है, लेकिन पिछले 16-17 सालों में, जब से बांकीपुर विधानसभा बना है, 2008 में बना और पहली बार 2010 में उस विधानसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले पटना पश्चिम हुआ करता था, वहां पर नितिन नवीन के विकास से लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वहां रविशंकर प्रसाद जो स्थानीय सांसद हैं उनको वहां के लोगों ने हाथ जोड़ लिया कि भाई साहब आपने तो बहुत विकास कर दिया, अब विकास चाहिए ही नहीं, आप जाइए, आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अति आत्मविश्वास है उससे उसको ऊपर उठना चाहिए, मुद्दों पर काम करना चाहिए, जनाकांक्षाओं पर काम करना चाहिए। समीकरणों के भरोसे अब जीत आसान नहीं। समीकरणों के भरोसे भी जीत, बिना समीकरण के जीत बहुत मुश्किल है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि आसान केवल समीकरणों के भरोसे या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे आप हमेशा जीत दर्ज नहीं कर सकते हैं। मुद्दों की अनदेखी भी बीजेपी को भारी पड़ी है, चाहे वहां पर स्थानीय विकास का मुद्दा हो, जल निकासी का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, या फिर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे थे जो व्यापक जनाकांक्षाओं को, जनमत को प्रभावित कर रहे थे, वो भी थे। और अगर इसको अतिशयोक्ति नहीं माने तो मैं ये मानता हूं कि ये एक तरह का जनमत सर्वेक्षण था। नीट मामले पर, राम मंदिर वाले मामले पर और इथेनॉल के मामले पर भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी चुनावी राजनीति को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है, अन्यथा एक छोटी सी जीत एक बड़े मुहिम में बदल सकती है। बिल्कुल। केशव जी, बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, ये लगातार दूसरा बड़ा झटका है। अगर पिछले 15 दिनों की बात करें, केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है आंदोलन के दबाव में, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली सीट पर हार मिलने जा रही है। ये बीजेपी ने जोर तो पूरा लगाया, नितिन नवीन खुद कई दिनों से डेरा डाले हुए थे बांकीपुर में, बहुत बड़े नेताओं की फौज थी। मैं अयोध्या से आता हूं, अयोध्या हनुमानगढ़ी के एक महंत राजू दास, वो गए थे बांकीपुर में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने। तो इतना जोर लगाने के बावजूद, और पुलिस की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रशांत किशोर ने खुद कहा कि उन्होंने नीतीश के राज में पुलिस का ऐसा इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं देखा था जैसा इस्तेमाल इस सरकार ने किया है। उन्होंने सीधे एसपी पर आरोप भी लगाए थे। तो सब कुछ करने के बाद भी अगर 6 महीने के चुनाव के 6 महीने बाद ही अगर 50,000 से जीतने वाली सीट को आप हार जा रहे हैं, तो ये तो बीजेपी के लिए सच में बहुत ज़्यादा ही सोचने वाली बात है। बिल्कुल। 41 स्टार कैंपेनर्स की वहाँ पर फौज उन्होंने उतारी थी, उसके बाद भी प्रशांत किशोर उनको अगर मात देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के माथे पे सिकन जरूर होगा। ये बहुत बड़ी हार हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और एक चीज़ यहाँ पर गौरतलब ये है कि बीजेपी चुनाव लड़ती कैसे है। क्या बीजेपी जिस तरह से अप्रोच करती है दूसरे चुनावों को, इसमें भी वैसा ही किया? सबसे बड़े सवाल के दायरे में होंगे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिस तरह से आनन फानन में एक उम्मीदवार को उतारा जाता है, उसको बदल करके दूसरे उम्मीदवार को उतारा जाता है, ऐसे उम्मीदवार को सामने लाया जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के मानक के अनुरूप तो कहीं से नहीं दिख रहा था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी यह साबित करने पर तुली हुई थी कि हम किसी को भी देखा हमारी पार्टी एक ऐसी अलग पार्टी है जहां पर कार्यकर्ताओं को इतना सम्मान मिलता है, कार्यकर्ता ही भविष्य के नेता हैं। यह बात सिद्ध करना चाहती थी बीजेपी, लेकिन यहाँ पर बुरी तरह फेल हुई। यहाँ पर बांकीपुर में ही और कार्यकर्ता हो सकते थे। एक ऐसे का मैं आपको स्पष्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन नीरज सिन्हा पर कई सारे आरोप भी हैं। बिल्कुल। कहा गया कि वो होम डिलीवरी गैंग के होम डिलीवरी टीम के मेंबर हैं, तरह तरह की बातें कही गई। लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच परसेप्शन बहुत जरूरी है। जो एक छवि की लड़ाई होती है उसमें प्रशांत किशोर नीरज सिन्हा से मीलों आगे थे। उसका फायदा प्रशांत किशोर को मिला है और उसका नुकसान
भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जो भी पब्लिक गैदरिंग हुई वहाँ पर ये बोल तक नहीं पाए। एक हमारे साथी पत्रकार हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपकी लड़ाई किससे है, वो डर गए इससे, हमने तो कोई लड़ाई वड़ाई की नहीं है, किस लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो एक एमएलए के उम्मीदवार, जनता के बीच रहने वाले प्रतिनिधि या राजनेता, उसकी समझ अगर इतनी भी कॉमन नहीं हो तो फिर उसके जीतने पर प्रश्न चिन्ह हमेशा लगा ही रहता है। किन मजबूरियों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार का चयन किया होगा? क्या जानबूझकर अभिषेक बंटी को हटाया गया और इनको लाया गया? बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। मुझे तो इसके बीच में नीतीश कुमार का वह कथन भी याद आता है, जब एक बार नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रशांत किशोर को जनता दल यूनाइटेड में लेने के लिए उन्हें खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। बिल्कुल, ये मेरा अगला सवाल भी होने वाला था। इसके दीर्घकालिक क्या असर दिखेगा इस चुनाव का? बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी इससे हो सकता है फायदे में भी हो, क्योंकि अब मुख्य विपक्ष के रूप में आरजेडी को वो हटाने में सफल हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो एक सीट पर दिखा है वो सभी 243 सीट पर, अभी पीके के पास 4.5 साल हैं? पीके के पास 4.5 साल हैं, लेकिन 4.5 साल में कहाँ कहाँ उपचुनाव होंगे? क्या पीके अगले 4.5 साल में ये गणित बदल पाएंगे? या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्विजिशन और मर्जर मोड पे चलती है, पीके के पास इतनी क्षमता, इतने संसाधन हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को अक्वायर कर लेगी? ऐसा दिख तो नहीं रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पीके की जीत में राष्ट्रीय जनता दल के और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एम फैक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। एम फैक्टर राजद के लिए मुस्लिम फैक्टर है और एम फैक्टर राजग एनडीए के लिए महिला फैक्टर है। महिला मतदाताओं ने प्रशांत किशोर का रुख किया है। मुस्लिम मतदाताओं के लिए हाल के दिनों में यह एक पैटर्न रहा है कि जहां पर जो भी कैंडिडेट, पार्टी कोई भी हो, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, ये जरूरी नहीं है कि वहां पर अगर मुस्लिम उम्मीदवार है तो मुस्लिम को ही वोट देंगे। अब वो उससे ऊपर उठ चुके हैं। अब उनकी लड़ाई होती है भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है, उसके साथ हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजें हुई है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जो कोर वोट बैंक है एमवाई, क्या परमानेंटली शिफ्ट हो गया है? यह कहना जल्दबाजी होगी। एनडीए का नीतीश कुमार को हटाने के वजह से एनडीए में जो महिला मतदाता हैं उनकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से भी है। उसका फायदा इस चुनाव में प्रशांत किशोर को मिल गया है। लेकिन परमानेंटली क्या ये महिला वोटर्स और यंग वोटर्स प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट हो गया, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक उपचुनाव का परिणाम है, इसे उसी प्रकार लेना चाहिए। हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मर्सिया भी नहीं लिख सकते हैं बिहार में, और प्रशांत किशोर को जो जीत मिली है उसको भी हम नकार नहीं सकते हैं। मिली है, मैंने कह दिया, मिल रही है, क्योंकि 12,000 से ज़्यादा की अगर लीड हो गई है तो वहाँ पर परिणाम अब शायद इसी लाइन पे होंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल को भी हम बिहार के परिदृश्य से नकार नहीं सकते हैं। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को अब बैठकर विचार करना चाहिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, उनके भविष्य की रणनीति क्या रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इस चुनाव की घोषणा हुई और तेजस्वी यादव नॉर्वे चले गए जन्मदिन मनाने। तो ये जो अपरिपक्वताएं हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इनका हाल फिर जो केंद्र वाली कांग्रेस है वैसा ना हो जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स इज नॉट अ सीजनल बिजनेस, इट इज ऑल सीजन। आपको लगे रहना, ऑल सीजन लगे रहना। केशव जी, एक सवाल मेरा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, मेरा आखिरी सवाल है। बहुत सारी बातें इस चुनाव के दौरान हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी के नेता चाहते हैं कि पीके साझा उम्मीदवार हो, राजद अपना उम्मीदवार ना दे। पता नहीं बातें कितनी सच्ची कितनी झूठ, लेकिन ऐसी चर्चाएं हो रही थी। क्या कांग्रेस अब आगे चल के भविष्य में ऐसा कुछ विचार कर सकती है कि अगर पीके कुछ बड़ा और करके दिखाते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, कि 2030 वाले चुनाव में राजद की बजाय हम पीके के साथ लड़ना पसंद करें, साथ जाना पसंद करें, जैसे कि तमिलनाडु में हम देख चुके हैं, टीवीके के साथ तुरंत चली गई डीएमके को छोड़ के? 2030 वैभव अभी बहुत दूर है। 2030 की बात 2030 में की जाएगी। देखिए, राजनीति भी संभावनाओं का खेल है। उन्हें जो साथी मिलेगा उसके साथ वो जा सकते हैं। 2030 में कैसा समीकरण बनता है, केंद्र में कौन होता है, 2030 से पहले 2029 भी होना है ना जी। तो 2029 के फैसले के बाद बहुत, लेकिन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। कौन, जब भारतीय जनता पार्टी और डीएमके एक साथ सरकार में हो सकते हैं, जब बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी एक साथ सरकार में हो सकती है, पीडीपी, तो फिर और किस समीकरण की बात आप करते हैं? राजनीति में सारी संभावनाएं खुली रहती हैं।
बांकीपुर का उपचुनाव उसका परिणाम चौंकाने वाला जरूर रहा है, लेकिन यह ट्रेंड कितने आगे तक जाता है, भारत की राजनीति की दिशा इस बात पर निर्धारित होगी। बिल्कुल। तो अभी तक के नतीजों के हिसाब से जो भी मतगणना हुई है उसके हिसाब से प्रशांत किशोर बांकीपुर का उपचुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं 10,000 से ज़्यादा अंतर से वोटों के। और नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी चुनाव हार रही है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली सीट पर। देखते हैं इन चुनावी नतीजों का क्या असर होता है, इन चुनावी नतीजों के आने के बाद पीके क्या कुछ करते हैं, क्या बयान देते हैं, अपनी आगे की रणनीति कैसे बनाते हैं, बीजेपी इसे कैसे लेती है, सब कुछ भविष्य में पता चल पाएगा। फिलहाल तक की जो अपडेट थी हमने आपको बता दी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.